दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री, इनके भक्तों के मुताबिक ये लोगों के मन की बात बिना कहे जान लेते हैं। इनके भक्तों में राज्यपाल से लेकर कई मंत्री तक शामिल हैं। लेकिन हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री पर नागपुर में उनकी कथा के दौरान महाराष्ट्र के संगठन ने अंधविश्वास और जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था और उन्हें चुनौती दी थी कि अगर वो इतने ही चमत्कारी हैं तो वो समिति के सामने आकर चमत्कार दिखाएं और अगर वो ऐसा कर पाएं तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार ने उस चुनौती को एक्सेप्ट नहीं किया और वो 2 दिन पहले नागपुर से भाग निकले। आखिर कौन है ये चमत्कारी बाबा, क्यों लगे हैं इन पे ये आरोप, क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर धाम को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि वो देश में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, बल्कि वो लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। क्या है पूरा मामला जानेंगे, पर उससे पहले जानेंगे कि क्या है धीरेन्द्र शास्त्री से बागेश्वर सरकार बनने का सफर। दोस्तों, बागेश्वर धाम का मंदिर और स्थान मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। बाबा बागेश्वर धाम या बाबा बागेश्वर सरकार के गुरु जी का नाम धीरेन्द्र कृष्ण है, जिनको लेकर आज इतने सारे विवाद हो रहे हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम ये मंदिर बालाजी का मंदिर है। इस मंदिर को लेकर माना जाता है कि छतरपुर के गड़ा गांव में एक पहाड़ पर शंकर जी का एक मूर्ति स्थापित था और पास के ही गांव के लोग अंतिम संस्कार वहां करते थे। उस वक्त तक कुछ लोग वहां पर जादू टोना भी किया करते थे, लेकिन ये तब तक वहां पर छोटे लेवल पर ही किया जा रहा था। कुछ समय बाद धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी ने शंकर जी के पास ही बालाजी की मूर्ति को स्थापित करवाई और तब धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी को दादा गुरु कहा गया था। तब उस वक्त दादा गुरु के टाइम से ही धीरेन्द्र शास्त्री परिवार का संबंध ऐसा हुआ कि जिसे आज बागेश्वर धाम कहा जाता है। दादा गुरु के बाद धीरेन्द्र शास्त्री के पिता भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाया करते थे और खेती किया करते थे और साल 1996 में 4 जुलाई को धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म हुआ। माना जाता है कि 12वीं तक पढ़ने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री भी पिता की तरह भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाने लगे थे। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री गड़ा में मौजूद मंदिर में भी जाया करते थे। ऐसा माना जाता है कि कुछ साल पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने छतरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें लोकल मीडिया को बुलाया गया था और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबसे कहा था कि उनका एक सिद्ध स्थान गड़ा है, सब लोग वहां का दर्शन करें और चमत्कार देखें। धीरेन्द्र शास्त्री का दावा था कि बालाजी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। उस वक्त तो उन्हें उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, लेकिन कुछ समय बाद धीरेन्द्र शास्त्री के साथ ऐसे लोग जुड़ गए जो उन्होंने उन्हें सोशल मीडिया से जोड़ा और उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री को कोई प्रचार की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर कुछ समय बाद टीवी पर चलने वाले धार्मिक चैनल्स ने भी उनका प्रसारण शुरू कर दिया था। अब तो धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री बन गए थे। धीरे धीरे लोग उनके गड़ा में मौजूद दिव्य दरबार में अर्जी लगाने लगे। अर्जी लगाने का प्रोसेस, बागेश्वर धाम में लोग अर्जी लगाने के लिए नारियल को लाल कपड़े में बांधते हैं। फिर बागेश्वर धाम में ओम बागेश्वराय मंत्र का जाप करते हुए लाल कपड़े में लिपटे नारियल को बांधना होता है। इस दौरान दिव्य दरबार का हिस्सा होने के लिए बागेश्वर धाम से टोकन लेना पड़ता है। इस टोकन वाले को पर्चे में अपना नाम, मोबाइल नंबर और पता लिखकर बागेश्वर धाम में जमा करना होता है। टोकन जमा होने के बाद जिस दिन दिव्य दरबार होने वाला होता है, उस दिन की जानकारी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया पर देते हैं। दिव्य दरबार से पहले यह लिस्ट जारी होती है, जिसमें अर्जी लगाने वाले लोगों को मोबाइल नंबर के जरिए इन्फॉर्म किया जाता है। तब दिव्य दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा लोगों के मन में उठने वाले सवालों को, उनके समस्याओं को बिना बताए ही पर्ची में लिख दिया जाता है। उनकी यही सिद्धि है जिससे उन्होंने प्रसिद्धि पाई है और आज उनकी प्रसिद्धि इतनी फैल गई है कि जो पहाड़ों के नीचे का पंचायत भवन था, आज वो अच्छे खासे निर्माण के बाद बागेश्वर धाम बन गया है। इसके चलते आसपास की ज़मीनों की कीमत 80 लाख पर एकड़ तक पहुंच गई है। आज इस मंदिर में भक्तों का दर्शन एक बिजनेस बन गया है। विश्वास के चलते रोज़ यहाँ हज़ारों की भीड़ होती है।
फिर जो मंगलवार और शनिवार को लाखों में बदल जाती है। लेकिन जैसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री को बागेश्वर धाम की पहचान और शोहरत मिली है, वैसे वैसे उनके भक्तों की संख्या के साथ साथ इनको नापसंद करने वालों की संख्या भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुकी है। दोस्तों, इन दिनों तो बागेश्वर सरकार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बागेश्वर सरकार का नागपुर का विवाद। दरअसल नागपुर के ऋषिम बाग मैदान में रामचरित चर्चा का आयोजन हुआ था और उसमें धीरेन्द्र शास्त्री का भी दरबार लगने वाला था। नागपुर में कथा की शुरुआत 5 जनवरी को हुई थी, जो कि 13 जनवरी तक चलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही इस कथा को 11 जनवरी को ही खत्म कर दिया गया था। दोस्तों, इसी बीच महाराष्ट्र के एक अंधश्रद्धा अनुरण समिति ने बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा दिया था। नागपुर में जब उनका कार्यक्रम था, तब जादू टोना विरोधी प्रचार प्रसार समिति के श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी थी कि वहां पर वह चमत्कार करके दिखाएं और समिति वालों के बीच चमत्कारी दरबार लगाएं। जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री ये दावा करते हैं कि वो लोगों के मन की बात जान लेते हैं, तो ऐसे वो हम सब के बारे में जाने और सभी का सच बताएं, और अगर वो उनके बारे में सच बता देते हैं तो उन्हें गिफ्ट के तौर पर 30 लाख रुपए देंगे। ऐसे पर उन पर ये आरोप लगे हैं कि वो जहां 13 जनवरी तक नागपुर में रुकने वाले थे, वो चुनौती के चलते 11 जनवरी को ही वो वहां से निकल पड़े। जी हाँ दोस्तों, उन पर आरोप लगाए गए थे कि धीरेन्द्र शास्त्री राम कथा के नाम पर भूत प्रेत का दरबार लगाते हैं और वो जादू टोना के जरिए अंधविश्वास का बढ़ावा दे रहे हैं। श्याम मानव ने बागेश्वर सरकार के खिलाफ कार्रवाई की अर्जी लगाई और धमकी दी है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन किया जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र में जादू टोने के खिलाफ कानून है, जिसे महाराष्ट्र एंटी सुपर स्टिरन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट कहा जाता है, जो कि 2013 में बना था। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री का कहना था कि उनको तो ऐसी कोई चुनौती तो मिली ही नहीं थी। आपको बता दें कि इन दिनों बागेश्वर सरकार की कथा रायपुर में चल रही है। वहीं नागपुर विवाद को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक भारत में तो हर किसी के लिए सबूत मांगा जाता है, क्या हनुमान जी की भक्ति भी अंधविश्वास है? वहीं जहां एक तरफ माना जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर से डर की वजह से भागकर चले गए हैं, वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक उन्होंने वहां पर 7 दिन तक की कथा की थी और इस दौरान 2 दिन दरबार भी लगाया गया था। वो कहीं से भागकर नहीं आए थे। शास्त्री के मुताबिक लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक ये सभी आरोप उन पर नागपुर से निकल जाने के बाद लगे हैं। वो इस विवाद को खत्म करने के लिए लोगों को रायपुर आने तक का किराया देने के लिए तैयार हैं। वहीं दोस्तों, अगर बाबा पर लगाए आरोप सही साबित होते हैं और उनके पर्यावचन सही में अंधविश्वास फैलाने के दायरे में आए तो आईपीसी के धारा 416 के तहत बाबा के बयान को लेकर कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही बाबा पर 508 के तहत भी केस दर्ज किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा कहता है कि भगवान या इष्ट देव की नाराज़गी से किसी का कुछ हो जाएगा तो ये गुनाह बनता है, तो ऐसे में लोगों पर केस दर्ज किया जा सकता है। वैसे दोस्तों, नागपुर में तो हाल ही में ये विवाद उठा है, लेकिन दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री का विवाद से कोई नया नाता नहीं है, बल्कि पहले भी कई बार अपने बयानों के चलते वो विवादों का हिस्सा बन चुके हैं। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री सीएम शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर बाबा बता चुके हैं और उनके इस बयान ने भी जमकर सुर्खियां बटोरी थी। इसके साथ ही बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी के ब्राह्मणों पर दिए गए बयान पर भी उन्होंने जमकर विरोध किया था। वहीं दोस्तों, कुछ समय पहले ही उनका एक वीडियो छुआछूत द्वारा बनाई गई वीडियो जमकर वायरल हुआ है। हालांकि तब बागेश्वर सरकार ने अपनी तरफ से बयान दिया था कि उस वीडियो को एडिट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, और कुछ समय पहले जब शाहरुख खान का पठान मूवी का जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था, तब उस वक्त भी बाबा बागेश्वर ने सभी से पठान मूवी का बॉयकॉट करने को कहा था और ऐसे ही एक बार बाबा की ओर से बयान दिया गया था कि चादर और फादर वालों से दूर रहो। उस वक्त उनका इशारा मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों की तरफ जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री पर लगाए गए ये आरोप क्या सही साबित हो सकते हैं? क्या वो जेल जा सकते हैं या फिर वाकई में ये सब चमत्कार है? दोस्तों, आप अपनी राय हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी हो और हाँ ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पे नए आए हों और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें।
ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बने रहिए आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।